So hello everyone, and today we are going to discuss the fifth chapter of seventh class NCERT. This will be our continuous series. So let's start our video. So आज हम देखेंगे वाटर के बारे में, ठीक है। तो देखिए वाटर की जो साइकिल होती है ना वो चलती रहती है। कैसे कि जैसे सन की हीट आई ओशियन के ऊपर आने के बाद में वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर के अंदर कन्वर्ट हुआ, मतलब भाप में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद उसका कंडेंसेशन हुआ, ठीक है। वापस से वाटर लिक्विड बना, बादल बने, और फिर जब बादलों की कैपेसिटी जब होल्ड होने की कम हो गई तो प्रेसिपिटेशन हुआ। तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर एक चीज़ बताई की थी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ह्यूमिडिटी मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। तो ये होती है वाटर साइकिल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, मतलब कि कितना पानी कहाँ पे है, मतलब कितना पानी कौन सी जगह पे है। तो जो सेलाइन वाटर है ना, सेलाइन वाटर जो पीने लायक नहीं है, समुद्री पानी जिसको खारा पानी बोलते हैं, वो ओशियन के अंदर है, जो कि 97% है। मतलब कि 97% हमारा सिर्फ खारा पानी है। और जो पीने का पानी है, जो फ्रेश वाटर, वो कितना अवेलेबल है, तो 2.7%, बहुत कम अवेलेबल है। तो इसीलिए बोलते हैं वाटर बचाओ, पानी बचाओ। तो अब वो जो फ्रेश वाटर है उसमें जो आइस कैप है उसके अंदर है 2% वाटर, ठीक है। और ग्राउंड वाटर के अंदर उसके बाद में आता है ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर के अंदर, और फिर आता है लेक और जो अपनी रिवर्स हैं उनमें आता है, ठीक है। अब ये जो सेलाइन वाटर होता है ना, इस सेलाइन को नापते हैं पीपीटी से। अब पीपीटी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर 1000। मतलब देखिए सपोज कीजिए ये 1000 ग्राम वाटर है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर 35 ग्राम सेलेनिटी मिली है, मतलब सोल्ट मिला है, तो उसको बोलेंगे हम पीपीटी, 35 पीपीटी बोलेंगे उसको हम, कि पार्ट्स पर 1000, मतलब पर 1000 ग्राम वाटर के अंदर इतनी इम्प्योरिटीज़ मिली है, मतलब नमक मिला है, खारा पानी मिला है, जो जैसे बहुत से कंपाउंड होते हैं NaCl, MgCl वगैरह वगैरह। अब ये जो कभी आपने दिमाग में क्वेश्चन भी आया होगा कि यार ये समुद्र के अंदर ये जो खारा पानी ये आता कहाँ से है, मतलब कहाँ से आता है ये जो पानी है, मतलब ये जो नमक है या सेलाइन वाटर है ये कहाँ से। तो देखो समुद्र के अंदर बहुत से जीव होते हैं, वो मर जाते होंगे, और फिर उनकी जो बॉडीज़ है उनमें से मतलब कि जो कैल्शियम है और फिर सोडियम है बॉडी के अंदर, ये सब कंपोजिशन होता है, नमक होता ही है हर एक। तो उसी से वो जो बच जाते हैं वो मिनरल वो मिल जाते हैं। और फिर जब नदियाँ आती है पहाड़ से, तो अपने साथ में वो बहुत से मतलब मिनरल्स लेके आती है, जैसे रॉक कंपोजिशन हो गया, ये सब लाती है और वो समुद्र के अंदर डाल देती है लाके। तो ऐसे ही फिर जब अमाउंट बढ़ता जाता है तो ऐसे ही फिर वो सेलाइन हो जाता है, वाटर के अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ मिल जाती हैं। तो ऐसे ही समुद्र के अंदर समुद्र का पानी खारा है इसीलिए। तो अब जो सबसे खारा जल है जहाँ, मतलब कि सबसे इतना जिसकी सबसे ज़्यादा जो सेलाइन वाटर है वो है डेड सी का, जिसकी सेलिनिटी कितनी है, तो ये 340 पीपीटी, मतलब 340 पार्ट्स पर 1000, ठीक है। 1 लीटर वाटर के अंदर 340 ग्राम तो नमक ही होगा। तो ये कहाँ पे है, तो ये इजराइल के अंदर है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। अब एक कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताइए आपकी जो डेड सी है उसके साथ में कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर टच करती है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब वाटर जो है हमें पता है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत काम का है वाटर, ठीक है। अब प्रीशियस है तो हमें उसे बचाना चाहिए, ये तो NCERT के अंदर दिया हुआ है, जो कि बहुत सत्य बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आते हैं ओशन सर्कुलेशन के अंदर कि वाटर का सर्कुलेशन। देखिए ये NCERT यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जो 22 मार्च है उसको हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो इस बार हमने 22 मार्च 2020 को वाटर डे मनाया था उसकी थीम क्या थी, ठीक है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप। अब देयर इज़ समथिंग मैजिकल। अब जो ओशियन का सर्कुलेशन होता है वो 3 फॉर्म में होता है बेसिकली। तो 3 फॉर्म कौन सी हो गई, तो वो हो गई वेव हो गई, और टाइड्स हो गई, और करंट्स हो गई। ये 3 फॉर्म है वाटर की, जो वाटर ओशियन के अंदर चलता रहता है, मतलब सर्कुलेट करता रहता है। अब हम इन तीनों फॉर्म के बारे में डिटेल में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए व्हेन वी आर, अब जब वेव आती है ओशियन वेव, तो ओशियन वेव कैसे होती हैं, ये ऐसे आती है, ठीक है। और जब स्टॉर्म आता है कि मतलब कि समुद्र के अंदर एक तरह से या तो वोल्केनिक इरप्शन होता है या फिर अर्थक्वेक आता है, तो ये वेव क्या होती है, लार्ज अमाउंट के अंदर
आती है, बहुत मतलब इनकी हाइट बहुत ऊंची पहुंच जाती है, तो इसी को हम बोलते थे सुनामी। ठीक है, और सुनामी वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव, मतलब बहुत ऊंची वेव आती है। ये यहाँ पे देखो लिखी हुई है कि इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 700 किलोमीटर पर हावर, 1 घंटे के अंदर 700 किलोमीटर की स्पीड होती है। और जो अब तक की लार्जेस्ट सुनामी आई थी उसकी हाइट कितनी थी, तो वो 150 मीटर तक की हाइट थी, इतनी ऊंची सुनामी आई थी। ठीक है, अब देखिए द स्ट्रॉन्गर विंड ब्लोज द बिगर द वेव। अब जो जैसे जैसे हवा चलती है, ठीक है, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ही बड़ी क्या होगी, वेव होगी। वेव किसे, एक तो वेव जनरेट कैसे होती है कि समुद्र के अंदर कोई अर्थक्वेक आया या वोल्केनिक इरप्शन हुआ तब होती है। वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, तो देखो मैंने प्रीवियस के अंदर बताया था कि ये जैसे दो प्लेट्स हैं, अब जो दो प्लेट डाइवर्जेंस होगा इनका, तो समुद्र के नीचे से मैग्मा जो है ऊपर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इससे जब ये कंटिन्यूटी बन के, इनको रिज भी बोलते हैं, रिज बन जाती है एक। ठीक है, तो ये जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तब वेव आती है समुद्र के अंदर बहुत ऊंची ऊंची। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये देखो वेव की बेसिक डेफिनेशन है कि जब वाटर राइज और फॉल होगा वाटर का, तो उसी को हम वेव बोलते हैं। अब आती है टाइड्स। अब टाइड्स क्या होती है, तो टाइड्स होती है रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियनिक वाटर ट्वाइस इन ए डे। अब देखिए हम 2 टाइड पढ़ेंगे इस चैप्टर से, बेसिकली यही क्वेश्चन बनता है और जो कि 2 बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। एक होती है स्प्रिंग टाइड और एक होती है नीप टाइड। ठीक है, 2 प्रकार की टाइड होती है जो हम आगे देखेंगे। तो अब ये लिखा हुआ है कि इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर। जब वाटर कवर ज़्यादा शोर होता है ना जो समुद्र का, उसको ज़्यादा कवर करेगा तो उसको बोलेंगे हम हाई टाइड, और जब वो टाइड ज़्यादा कवर नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे हम लो टाइड। अब हाई टाइड और लो टाइड की कंडीशन देखते हैं। ये देखिए ये डायग्राम है। ठीक है, अब ये तो होती है नीप टाइड। अब नीप टाइड कैसे होती है, तो ये एक देखो एक ट्रायंगुलर फॉर्म बना रही है कि मतलब मून तो यहाँ होगा, सन यहाँ होगा और अर्थ यहाँ होगी। अब जब नीप टाइड होगी तब क्या होगा, मतलब ये जो लो टाइड आएगी या फिर लो वेव आएगी या हाई वेव आएगी, तो वो आएगी लो वेव। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो सन का इधर खींच गया और मून का इधर, मतलब ये आपस में कम फोर्स लगाएंगे, एक इधर लगाएगा एक इधर लगाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जिस दिन स्प्रिंग टाइड होगी ना, स्प्रिंग टाइड की पहले तो कंडीशन ध्यान में रखिए कि अर्थ मून और सन एक ही लाइन में हो, मतलब पैरेलली हो एक दूसरे के, तो उस वो कंडीशन होगी नीप स्प्रिंग टाइड की कंडीशन होगी। ठीक है, ये दूसरी स्प्रिंग टाइड की कंडीशन है। तो देखिए द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्टेड बाय सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज टाइड। अब जब सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ के ऊपर, तो जो अर्थ का वाटर है ना वो ऊंचा उठेगा, इसी को हम बोलते हैं टाइड। ठीक है, तो जब ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून, अब फुल मून न्यू मून क्या होता है, जो पूर्णिमा और अमावस्या होती है उन्हीं को बोलते हैं फुल मून और न्यू मून। द सन द मून एंड द अर्थ आर इन सेम लाइन। जब न्यू मून और फुल मून की कंडीशन होगी ना, तब सन अर्थ और, ये ध्यान में रखिए ये स्टेटमेंट आते हैं, पूछे जाते हैं, ये एक ही लाइन के अंदर होंगे, तो क्या होगा कि टाइड्स कैसी होंगी, तो टाइड्स हाई होंगी। ठीक है, और दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं इन्हीं को। लेकिन जब मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशियन वाटर गेट्स डाउन डायगोनली। अब देखिए ये देखिए ये अर्थ हो गई, अब मून कहाँ पे, ये यहाँ पे हो गया डायगोनली। ठीक है, ये 2 कंडीशन बनती है, एक मून जब यहाँ पे होगा, एक मून जब यहाँ पे होगा, मतलब नीचे होगा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ये 2 कंडीशन बनती है। इस वक्त जब नीप टाइड होगी तो हाई टाइड होगी या लो टाइड होगी, तो इसको बोलेंगे हम लो टाइड। क्यों, क्योंकि दोनों का ग्रेविटेशनल पुल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दे रेज द वाटर लेवल। अब देखिए टाइड्स आर कॉल्ड, नीप टाइड कौन सी होती है, लो टाइड को भी नीप टाइड बोलते हैं। और इसमें कंडीशन क्या होगी कि कंडीशन ये होगी कि मून और सन और मून तो पैरेलल होंगे आपस में, लेकिन जो मून की पोजीशन है वो क्या होगी, अर्थ के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो अर्थ की ये पोजीशन होगी, ये ध्यान में रखिए, अब डायगोनली होगी। ठीक है, दे रेज द वाटर लेवल। अब देखिए हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन, ये स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं कि हाई टाइड हेल्प इन, 3 स्टेटमेंट दे दिए, सपोज कीजिए हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू शोर, कि वाटर लेवल को शोर के क्लोज पास में पहुंचा देंगे। और तीसरा स्टेटमेंट आ गया दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। अब ये क्या हो जाएगा कि मतलब शिप को इजीली पहुंचा देंगे, कहाँ पे, हार्बर के ऊपर।
तो ये स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट लिख के आगे और बोल दिया 1 ओनली 2 ओनली, तो ये ध्यान में रखिए तीनों स्टेटमेंट, ये आप पूरी लाइन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि द हाई टाइड हेल्प इन फिशिंग। अब हाई टाइड किस में हेल्प करती है? फिशिंग में भी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब बहुत सारा पानी शोर के पास में आएगा तो मछलियाँ भी उसके साथ में आएंगी, तो ये किस में हेल्प करेगी? तो मछलियों फिशिंग के अंदर हेल्प करेगी। दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल, मतलब बहुत सारी मछलियाँ मिल जाएगी, जो वो होगा फिशरमैन होगा उसे। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट। अब जो राइज और फॉल है वाटर का, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के काम में भी लिया जाता है, ठीक है। हाइड्रो पावर जिसे बोलते हैं हम। द हाई टाइड, अब हाई टाइड हेल्प करती है किसमें? फिशिंग में हेल्प करती है, नेविगेशन में हेल्प करती है, और जो शिप्स होती हैं उनको हार्बर पे इजीली पहुंचाने के काम यूज़ करती है। ये तीनों बातें ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा, इस क्लास की एनसीईआरटी से, इस चैप्टर से, तो वो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब हमने 2 चीज़ पढ़ ली। कौन सी पढ़ ली? एक तो वाटर वेव के अंदर मूव करता है, एक वाटर टाइड के अंदर, टाइड। और अब नेक्स्ट आता है वो है ओशियन करंट्स। अब ओशियन करंट्स क्या होते हैं? तो देखिए, जो कंटिन्यूटी समुद्र के सतही जल बहता रहता है उसको हम बोलते हैं ओशियन करंट, ठीक है। जो समुद्री जल कंटिन्यू बहता रहता है ओशियन के ऊपर, उसे हम बोलते हैं ओशियन करंट। ओशियन करंट आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन ओशियन सरफेस, ठीक है, डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर, अपनी एक डायरेक्शन के अंदर चलता रहता है। द ओशियन, अब ओशियन करंट क्या हो सकता है? वार्म भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है। अब सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे हमें बताया सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो जो इक्वेटर के ऊपर जो करंट होगा, इक्वेटर से पोल की तरफ करंट जाएगा, मतलब बेसिकली कह सकते हैं हम, जो इक्वेटर पे पानी होगा वो कैसा होगा? गर्म होगा या ठंडा होगा? तो जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो ऑब्वियसली गर्म पानी होगा। तो अगर पूछ ले कि वाटर वो मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, तो वो कौन सा करंट होगा? तो वार्म करंट होगा। कौन सा करंट होगा? वार्म। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि फ्रॉम पोल टू, अगर पोल से और वाटर इसकी तरफ आ रहा है इक्वेटर की तरफ, तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा कोल्ड करंट, ठीक है। अगर इक्वेटर से पोल की तरफ वाटर मूव करेगा तो होगा वार्म करंट, और अगर पोल से, मतलब हायर लेटीट्यूड से लोअर लेटीट्यूड में, हायर लेटीट्यूड कौन सा होता है हमें पता है, हायर लेटीट्यूड होता है 90 डिग्री, पोल को बोलते हैं हायर लेटीट्यूड। लो लेटीट्यूड कौन सा होगा? 0 डिग्री इक्वेटर। अब हायर से अगर लो की तरफ आ रहा है तो वो होगा कोल्ड वाटर, और लोअर से हायर की तरफ जा रहा है तो होगा वार्म वाटर। इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखिए आप। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर, अब ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, कोल्ड करंट जो वाटर कैरी करेगा पोलर और हायर लेटीट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लेटीट्यूड की तरफ, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम लेब्राडोर ओशियन करंट है, तो वो है कोल्ड करंट। और जो गल्फ स्ट्रीम है, जिसको हम बोलते हैं यूरोप, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिए। गल्फ स्ट्रीम को बोला जाता है ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जो कि वहाँ पे जो सर्दियों का मौसम होता है वहाँ पे एक तरह से रिलीफ पहुँचाती है ये, जब ओशियन करंट ये जाता है गरम गरम, तो अच्छा फील होता है वहाँ पे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम को ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, जो कि एक वार्म करंट है। अब इससे जो ओशियन करंट होता है वो टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। अब गर्म जाएगा तो वहाँ पे वार्म इफेक्ट पैदा करेगा, और अगर कोल्ड आएगा तो वो कोल्ड इफेक्ट पैदा करेगा। द एरिया वेयर द वार्म, अब जहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं वहाँ पे क्या मिलता है हमें? वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड मिलता है, मतलब वहाँ पे मछलियों बहुत मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब ये वर्ल्ड सीज अराउंड जापान और ईस्टर्न कोर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अब इसका एग्जांपल क्या है? जहाँ पे ओशियन वार्म करंट और ओशियन कोल्ड करंट मिलते हैं, तो जो जापान का सी है और जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, ये एक एग्जांपल है। द एरिया वेयर वार्म, और जो वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ पे एक फोगी वेदर बना देंगे ये, ठीक है, जो कि डिफ़िकल्ट होगा, किसमें? नेविगेशन के अंदर डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। अब देखिए ये शायद आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। अब इसके ऊपर जो भी ये देखिए, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं ये वार्म करंट, और जो भी ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये कोल्ड करंट। अब जो भी कोई करंट होगा वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा, जैसे ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इसी का आगे जाके यूँ घूम गई तो इसका नाम पड़ गया गल्फ स्ट्रीम। ये कौन सा करंट है? तो ये हो गया वार्म करंट। अब जो यहाँ पे ये कैनरीज करंट आ रहा है, जो किधर से आ रहा है? पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो ये है कोल्ड करंट, ठीक है, ध्यान में रखिए। और एक चीज़ और बताऊं, अगर आप ओशियन करंट डिटेल में पढ़ना है तो इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो है ओशियन करंट नाम से, आप वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गया वार्म करंट। अगर लिखा हुआ आ जाए इक्वेटोरियल करंट तो वो वार्म ही होगा, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर वार्म ही पानी मिलता है। अब ये है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, तो ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कौन सा है? तो ये है वार्म कोल्ड करंट, ठीक है।
और हो गया ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, तो ईस्ट कौन सा हो गया, ईस्ट हो गया कोल्ड। अब ये देखिए बेंगुला करंट है, तो ये सब आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। ओशियन करंट लिख के सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगा जहाँ से आप डिटेल के अंदर पढ़ लीजिए ओशियन करंट को, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।